हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे 8वीं का मैथ्स का वीडियो लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आज हम जो है लेसन 8 जो 8वीं का है, जो कंटिन्यू हमारा है, आज हम उसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। तो आज हम इस चतुर्भुज की परिभाषा और इसकी रचना पढ़ेंगे। तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये रहा आपके सामने आपकी बुक। तो बुक में दिया हुआ है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फिर मेरा जो न्यू अपडेट रिसेंट अपलोडेड वीडियो है आपको मिलता रहे। तो सपोर्ट करते रहिए हमें, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा है कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। तो जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा मतलब क्या होती है, यहाँ पे ये देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर क्यों है? क्योंकि इसकी सामने की भुजा मतलब AB की सामने कौन सी भुजा है? CD है। तो इसके सामने की जो भुजा हो वो क्या होते हैं? समांतर होते हैं, मतलब कि समान अंतर पर होते हैं। और ये अनंत तक अगर हम इसको आगे और खींच कर ले जाएं और इसको भी आगे और खींच कर ले जाएं तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते या काटते नहीं हैं। इसीलिए इसी तरीके से देखेंगे, अगर ये भुजा AD और BC को लेकर चलेंगे, ये भी भुजा अगर यहाँ से आगे बढ़ेगी और BC और AD भी अगर हम इसको भी आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी विभाजित नहीं करती। तो यही परिभाषा इसकी है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बस इतना सा इसका डेफिनेशन है, और देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये चतुर्भुज समांतर है या नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, मैं आपको वो आगे बताती रहूँगी। तो चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज के क्या मुख्य गुण होते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें मुख्य 3 पॉइंट हैं कि सम्मुख कोणों के माप समान होते हैं। सम्मुख कोण मतलब कि कोण B और कोण D ये सम्मुख हैं। जो सामने सामने कोण होते हैं वो सम्मुख होते हैं, और जो A और B ये दोनों हैं आसपास होते हैं वो संलग्न कोण होते हैं। जैसे B का संलग्न कोण A है और B का संलग्न कोण C है। ठीक है, जो एकदम पास में सटे हुए हैं वो संलग्न होते हैं, और जो सामने होते हैं वो सम्मुख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, क्या दिया हुआ है कि सम्मुख कोणों के माप समान होते हैं। तो कोण B और कोण D का जो माप होगा वो हमेशा क्या होगा? समान होगा। अगर ये 118 डिग्री है तो ये भी 118 ही डिग्री होगा। ठीक है, अगर एक कोण A और कोण C का मान भी हमेशा समान होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? सम्मुख होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि सम्मुख कोणों की लंबाई समान अर्थात सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। मतलब कि जो लंबाई अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो मतलब कौन सा? AD का मान अगर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो BC का मान अपने आप ही 2 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि सम्मुख भुजाओं की जो लंबाई होती है वो सदैव क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। अगर AB का माप 5 सेंटीमीटर है तो DC का माप भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होता है। तो जो सर्वांगसम वही होते हैं कि जिसकी लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड और लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम B से D तक कोई एक विकर्ण खींचे और A से C तक कोई विकर्ण खींचे तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसको कहते हैं समद्विभाजित। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक समांतर चतुर्भुज की रचना यहाँ पे कर दी हूँ। अगर ये और ये विकर्ण खींच दिया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिंदुओं मान लीजिए A B C और D है, तो ये जो विकर्ण है ये समान 2 भागों में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। ठीक है, कैसे समान दो? जैसे कि ये A से क्या है? D का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, पूरे का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जब 2 भागों में बटेगा तो 8 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? A से O का मान कितना हो जाएगा? AO का मान क्या हो जाएगा? 1/2 AD। तो AD का मान कितना? 8 दिया है तो 1/2
गुणे 8 मतलब कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ए से ओ का मान 4 हो जाएगा, इसका भी मान ओ से डी का मान भी 4 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं कि समद्विभाजित करना। इसी तरीके से बी से सी के लिए भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये विकर्ण को एक दूसरे को पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज वे होते हैं जिनकी एक ही जोड़ी क्या होती है, समांतर होती है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर होती है उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। जैसे यहाँ पे क्या था, दोनों भुज, यहाँ पे दोनों भुजाएं समांतर होती थी, ए डी और बी सी और ए बी और डी सी। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर थी। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की, मतलब ये सम्मुख भुजाएं क्या है, डब्ल्यू जेड के सम्मुख कौन सी भुजा है, एक्स वाई है। तो ये दोनों और डब्ल्यू एक्स के सम्मुख कौन सी भुजा है, जेड वाई है। तो इन चारों भुजाओं में से केवल एक ही जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में जो रेख डब्ल्यू जेड है इसके सम्मुख क्या है, एक्स वाई रेख है, और ये दोनों समांतर है। देखो, इसको अनंत तक अगर खींचा जाए तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक्स डब्ल्यू को और वाई जेड को ऐसे हम खींचेंगे ऐसे, तो ये आगे बढ़ते हुए तिरछा होता जाएगा और ये भी आगे बढ़ते हुए तिरछा होता जाएगा। तो किसी एक बिंदु पे क्या कर देगा, एक दूसरे को विभाजित कर देगा। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ये परिभाषा के अनुसार है। ठीक है, और क्या होता है कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं, W और X के मान हमेशा क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब जो संलग्न भुजाएं होती हैं, जैसे W और X, ये क्या है और Y और Z, ये सामने सामने की जो भुजाएं ये संपूरक होती हैं। यानी कि इसका मान जोड़ दिया जाए चाहे जितना हो, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री के समान आता है। तो इस आधार पर समलंब चतुर्भुज की चार कोणों की चार में से दो जोड़ियां संपूरक होती हैं। केवल दो जोड़ी क्या होती है, संपूरक होती हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी और सिंपल है। उसके बाद हम आते हैं पतंग। पतंग की संरचना कैसे होती है, यहाँ पे देखिए, आप लोग तो पतंग उड़ाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए पतंग क्या होता है, यहाँ पे ये आकृति दी हुई है, जैसे ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज जैसा ही आपको दिख रहा है। 1 2 3 4 भुजाएं हैं तो क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। जिसमें से हमें आपको दो विकर्ण दिख रहे हैं, विकर्ण बी और डी और विकर्ण ए सी। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजन मतलब कि जहाँ पर ये विभाजित करते हैं और जो विभाजन बिंदु होता है वहाँ पर लंब होगा, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा। देखिए, ये इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे बिंदु ई पर चारों तरफ से आप देखेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो परिभाषा इसकी क्या होगी, इसका डेफिनेशन हो गया कि जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है, उस ऐसे चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। यानी कि इसका एक विकर्ण, मतलब इसमें दो विकर्ण हैं और दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करती हैं। लेकिन किस तरीके से, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 अंश के कोण के रूप में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, पतंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए बी जो है, ए बी वो किसके समान, सी बी, जो माप आपको दिख रहा होगा, जितना माप ए बी का होगा उतना ही माप बी सी का होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब ए बी सर्वांग सम है बी सी के। और इसी तरीके से ए डी जो है वो सर्वांग सम होता है सी डी के, मतलब इसका माप ए डी का माप सी डी के माप के सर्वांग सम होगा और ए बी का माप बी सी के माप के सर्वांग सम होगा। तो इस तरीके से क्या कीजिए, हम इसमें दो गुणधर्म मुख्य रूप से निकल कर आते हैं कि संलग्न भुजाएं ही सर्वांगसम होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं सर्वांगसम नहीं होती, ये बात ध्यान देने की है। संलग्न मतलब जो साथ में लगी हुई हों। तो ए बी के साथ में कौन सी भुजा लगी है, बी सी। ए बी के साथ ए डी भी लगा हुआ है, लेकिन समांतर कौन सा है, ए बी के साथ जो है बी सी लगा है, ये क्या होती है, सर्वांगसम है। और ए डी के साथ लगा हुआ है डी सी, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। और सम्मुख कोणों की एक जोड़ी क्या होती है, सर्वांग सम होती है। जैसे कि सम्मुख कोण कौन से हो गए, कोण ए हमेशा कोण सी के सर्वांग सम होगा
और कोण बी हमेशा कोण डी के सर्वांग सम होगा। तो लेकिन इसमें से एक ही जोड़ी सर्वांग सम होगी, दोनों जोड़ी सर्वांग सम नहीं हो सकती। यहाँ पे जो है 4 कोण बनते हैं, लेकिन एक जोड़ी जैसे कोण ए कोण सी के सर्वांग सम हो सकती है, या फिर कोण डी कोण बी के सर्वांग सम। कौन सा है हमें पता नहीं है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन नियम है कि पतंग की जैसी चतुर्भुज आकृति में सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सदैव क्या होती है, सर्वांग सम होती है। तो यहाँ पे दो मुख्य बिंदु हमारे सामने आए कि संलग्न भुजाओं की 2 जोड़ियाँ सर्वांग सम होती हैं और सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम होती है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। हमारा जो सॉल्व किया हुआ उदाहरण है हमारे सामने है, तो उसको हम देखते हैं हमें कैसे ये सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के माप 5x और -7 डिग्री है तथा 4x + 25 डिग्री है, तो उन कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है। तो इसके पहले मैंने आपको समांतर चतुर्भुज में बताया था कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दें। संलग्न कोण मतलब ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, जो ए बी के संलग्न कोण कौन सा है, ए है, तो ये क्या होगा, संपूरक होगा। संपूरक मतलब इन दोनों का योग हम जब करेंगे तो 180 होगा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संपूरक होगा, मतलब 2 कोण दिए हुए हैं और दोनों संलग्न कोण हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, तो यहाँ पे कोणों का माप दिया है 5x - 7 डिग्री और दूसरे कोण का मान दिया हुआ है, तथा दूसरे कोण का मान दिया हुआ है 4x + 25 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये लाइन तो आपके बुक में दी हुई है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें नोटिस करना और दिखाना एग्जाम में सॉल्व करते हुए, ताकि पता चलता रहे कि किस बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, संपूरक होते हैं, मतलब 5x - 7 जो है ये इसको 4x + 25 इससे जोड़ेंगे जब हम, तो इसका मान 180 के बराबर आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको क्या कर देंगे, 5x - 7 को सरल कर लेंगे। तो प्लस का जब 4x से गुणा करेंगे तो 4x ही आएगा, और प्लस का जब 25 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, बराबर 180 हो गया। ठीक है फ्रेंड, 5x और ये 4x बराबर हैं, तो दोनों मिलकर क्या जाएंगे, 9x हो जाएंगे। 5 4 9 होता है, और यहाँ पे 25 धनात्मक है और 7 ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, +25 25 - 7 हो जाएगा 180। तो 25 में से जब 7 गया तो 18 आएगा, तो 9x + 18 हो जाएगा, बराबर 180। ठीक है फ्रेंड, अब ये 18 जब इक्वल के इधर आएगा तो ये धनात्मक है तो ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगा मान, इसका मान। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 180 ऋण 18। ठीक है फ्रेंड, तो 180 ऋण जब हम 18 करेंगे तो कितना मान आएगा इसका, 162 आ जाएगा। तो 9x 18 जाएगा तो 162 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा मान आ गया 162। ये x 9x है, हमें केवल x का मान निकालना है, तो x बराबर 162/9 हो जाएगा। ये 9 जो गुणात्मक रूप में है, जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो ये भाग के रूप में हो गया। तो इसका जब हम इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 कम 9 और कितना बचा, 7 9 8 72। ठीक है, तो x बराबर 18, x का मान कितना प्राप्त हुआ, 18 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ 5x - 7 दिया है, तो एक कोण का मान 5, x की जगह 18 आया है तो 18 लिख दें, 18 - 7। तो जब इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, 18 × 25 90 होता है, ऋण 7, तो जब 90 में से 7 गया तो 83 डिग्री आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा दिया हुआ है कि 4x, तो 4x की जगह पे 18 + 25। ठीक है, तो 18 चौका कितना होता है, 18 चौका 72 और +25, जब इसमें 25 जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब जांच कर लें कि 97 और 83 जब जोड़ेंगे तो 7 3 10, 0 हाथ में 1 और 8 8 1 16, 17 1 18, 180 आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं।
ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। बहुत ही सिंपल ये भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है कि संलग्न आकृति चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु ये टी है। ठीक है फ्रेंड, तो आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई पी एस की लंबाई 4.5 सेमी हो, तो ये अगर यहाँ पे सवाल में ही दिया समांतर चतुर्भुज है तो हमें समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म सारे पता हैं। तो जब ये तो क्यू आर का मान कितना होगा, तो सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो जब ये 5.4 है तो ये भी 5.4 ही होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। टी एस बराबर 3.5, टी और यस का मान कितना दिया है 3.5, तो क्यू यस का मान कितना हो जाएगा। तो क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्यू यस का मान जब हम करेंगे तो ये 2 गुणे क्यू यस हो जाएगा, मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरा का क्यू एस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, 7 आ जाएगा, 3 3 6। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देते हैं। दिया है कोण क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस का मान 118 दिया है। ठीक है, इसका मान 118 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें देखना है तो क्यू पी एस का मान कितना होगा। तो सम्मुख कोण, हमने ये भी गुण धर्म में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो इसका मान भी 118 डिग्री ही होगा। ठीक है फ्रेंड, सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको सारे चतुर्भुज की परिभाषा और उसके गुणधर्म पता होने चाहिए। इसके बाद 4th पॉइंट आता है, पूछता है कि चतुर्भुज कोण एस आर पी, मतलब ये आधे का बात हो रही है। अगर 72 डिग्री हो तो कोण क्या होगा, आर कहाँ पर है, आर पी क्यू का मान कितना होगा, इतने का मान कितना होगा। देखो फ्रेंड, जब ये इसको लें हम, ध्यान से देखिए एकदम, जब हम इसको और इसको लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, देख रहे हैं, जब पी एस आर क्यू को ले रहे हैं तो ये हो गया यस, ये पी हो गया, ये आर हो गया और ये क्यू हो गया। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इस कोण के मान के बराबर होगा, क्योंकि जेड की आकृति के अंदर बनने वाला कोण हमेशा एकांतर होता है। तो जो मान इसका होगा वही मान इसका भी होगा। लेसन 4 में मैंने आपको बताया हुआ था। तो इसका अगर माप 72 डिग्री है तो इसका भी माप कितना हो जाएगा, 72 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम तीसरे प्रॉब्लम पर। तीसरे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज सी डब्ल्यू पी आर, ठीक है फ्रेंड, पी आर क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात क्रमशः कितना है, 7 9 3 5 है। ठीक है, तो उस चतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज किस प्रकार का है उसको पहचानना है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो सभी कोणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और लेकिन वो कितना है तो उसको मान लेंगे कि 7 की जगह 7x है, 9 की जगह 9x है, 3 की जगह 3x है और 5 की जगह 5x है। 7x धन 9x धन 3x धन 5x बराबर कितना है, 360 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 7 9 3 5 को जब जोड़ेंगे तो 24x आएगा और 360, तो x बराबर जब 360 में 24 का भाग देंगे तो 15 आएगा, मतलब एक का मान 15 है। तो 7 गुणे जब 15 करेंगे, क्योंकि यहाँ 7 एक्स हमने लिया है, एक्स का मान हमें पता हो गया, तो 7 गुणे 15 105 डिग्री, मतलब कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से 9x की जगह 15 तो 135, तो डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इसी तरीके से कोण P जो होता है ये है, इसमें 3P दिया हुआ है, 3, तो P का मान जब 3 है तो 3 गुणे 15, तो 15 3 45 हो जाएगा। और लास्ट में जो R बचा इसका मान हम जब ज्ञात करने जाएंगे तो कोण R कितना हो जाएगा, 5 गुणे 15, 15 पच्चे 75। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, कितना सिंपल है। अच्छा, सभी कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, संलग्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मान 100 180 है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का कोण है। तो यहाँ पे
हमें पता है कि एक ही जोड़ी क्या होती है, भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी आर जो है, सी आर भुजा डब्ल्यू पी के समांतर नहीं दिख रही है। कैसे नहीं दिख रही है? क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मान, दोनों का मान, इसको और इसको, चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैसे, सी और आर को जोड़ा तो कितना आया, 105 धन 75 180 आया। तो ये समांतर भुजा हो गई, सी डब्ल्यू समांतर हो गई किसके, आर पी के। अब यहाँ पे सी का हम जोड़ेंगे डब्ल्यू से, तो 105 धन 135 बराबर कितना होता है, 280, जो कि 180 के बराबर नहीं है। इसलिए ये भुजा जो है समांतर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जाकर एक दूसरे को विभाजित करती है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा प्रश्न संग्रह 8.3 सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल जितना भी दिया हुआ है सबको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।